नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। किसी भी देश या सूबे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है व्यवसायियों की, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि व्यवसायियों को भी सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराई जाए। अपने ज़िले के व्यवसायी कितने सुरक्षित हैं या उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, इन सारी बातों को जानने के लिए आज हमारे बीच हैं जिला व्यवसायी महासंघ के महासचिव अजीत गौतम जी। आइए इनसे व्यवसायियों की सुरक्षा और सुविधा पर बात करते हैं। अजीत जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ज़िले के जो भी व्यवसायी हैं अभी उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं जिला व्यवसायी महासंघ के तरफ से और केवी स्टूडियो के तरफ से भी, क्योंकि आप लोगों से जुड़ने का, बात करने का हमें आपके माध्यम से मौका मिला। जैसा कि आपने पूछा कि जिला व्यवसायी महासंघ जिले के करीब 27 संगठन हैं जिसको हेड करता है। सबके सामंजस्य से ये महासंघ बना हुआ है। हमारे महासंघ में चाहे वो खाद्यान्न व्यवसायी हो, रेडीमेड वाले हों, हार्डवेयर वाले हों, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, सभी लोग हैं, क्योंकि सबकी व्यवसाय विभिन्न तरह की है। तो अपनी अपनी उनकी कुछ अलग अलग समस्याएं भी हैं, लेकिन आज के स्थिति में एक समूल समस्या जो कोरोना, पोस्ट कोरोना के बाद, हालांकि पोस्ट कोरोना तो नहीं कह सकते हैं, कोरोना में तो हम लोग भी चल ही रहे हैं, क्योंकि जो आवश्यकताओं से जुड़े हुए व्यवसायी थे, जैसे हमारे दवाई के व्यवसायी हो गए या हमारे खाद्यान्न के व्यवसायी हो गए, इस दो व्यवसाय को छोड़ के बाकी सारी व्यवसायियों की जो व्यावसायिक स्थिति है वो काफ़ी बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर आई हुई है आज के डेट में। खासकर ज़िले में जो सबसे बड़ा रेवेन्यू राजस्व सरकार को देता है वो हमारा ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल की स्थिति ये है संजीत जी, अभी खासकर हम लोग सोचे थे कि कमर्शियल जो व्यावसायिक वाहन हैं उनकी स्थिति ख़राब हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन में सरकार ने कई बंदिशें लगाई थी, आपको ऐसे चलना है वैसे चलना है। कम से कम 2 व्हीलर और पर्सनल डिवीज़न की जो कारें वगैरह हैं, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी। लेकिन मैं जून की बात बता रहा हूँ, जून में कुछ फुल फ्लेज बिजनेस किए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग, और आपको आश्चर्य होगा कि मात्र 10 से 15% हम लोग रिकवरी पे हैं अभी तक। अच्छा, मात्र 15% ही व्यापार किए हैं जो हमारा एवरेज व्यापार हुआ करता था। हालांकि हम लोग एक पॉजिटिव नोट के साथ, खासकर 20 तारीख के बाद 20 से 30 10 दिन जो है थोड़ा मार्केट रिस्पॉन्ड किया है, और इस हिसाब से हम लोग अभी चल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो आपकी नज़र में अभी खासकर सुरक्षा की बात की जाए तो व्यवसायियों अभी कितने सुरक्षित हैं ज़िले के? देखिए, सुरक्षा को हम दो तरह से समझते हैं। एक तो अपराधियों से सुरक्षा, दूसरा हमारे व्यवसाय का सुरक्षा। व्यवसाय का सुरक्षा कहने का मतलब है कि हमारा व्यवसाय व्यावसायिक रूप से सुरक्षित रहे। मतलब आज आप देखें कि जबकि देश को सबसे ज़्यादा करीब 70 से 80% राजस्व, या स्टेट को, बिहार सरकार को खासकर 80% राजस्व व्यावसायिक जीएसटी के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, हालांकि मुझे भी आश्चर्य है कि आज तक न कोई राजनीतिक दल, न कोई स्वयंसेवी संस्था या फेडरेशन, ये ऑटोमोबाइल एसोसिएशन इंडिया है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जितने भी संस्थाएं, किसी ने इस बिंदु पे आज तक हमारे मतलब आज़ादी के बाद भी इस चर्चा में कभी नहीं लाया। आप देखिए कि अगर एक आदमी को नौकरी करता है, आप सरकार के यहाँ नौकरी करते हैं, तो कम से कम सरकार कुछ गारंटी देती है, इन द सेंस ऑफ कि आपको पेंशन दे रहे हैं हम, या कुछ ऊंच नीच होता है तो उसके परिवार को कुछ दिया जाता है सरकार की तरफ से। एक व्यवसायी जो साल का 2 करोड़ 2.5 करोड़ टैक्स दे रहा है, 20 साल 15 साल वो व्यवसाय करता है, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया, और इस बीच में कहीं कोई बात होती है तो हमको देखने वाला कोई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि आप देखिए, जैसे सरकार ने व्यवसायिक, जैसे सपोज आप व्यवसाय या हम लोग को व्यवसाय शुरू करते, इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, एक गारंटी है जिसको CGT SME हम लोग बोलते हैं। सरकार एक स्कीम बनाए हुए है कि अगर आपने वित्तीय संस्था की मदद से कोई व्यवसाय शुरू किया
अगर उसमें कुछ घाटा होता है या आप लोन चुकता नहीं कर पाते हैं तो सरकार उस गारंटी स्कीम के माध्यम से वो इंश्योर्ड होता है, मतलब लोन। और वहाँ पर कम से कम आज की स्थिति में देखिए कि हम अगर 5 करोड़ रुपया वित्तीय मदद लिए हुए हैं, हम 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और खुदा न खास्ते अब जैसे अभी कोरोना की बात है, इसमें तो हमारा कोई गलती नहीं है, और इस कोरोना के कारण अगर हमारी व्यवसाय की स्थिति खराब हुई, हमने एम्प्लॉय को रखा, इस विपरीत परिस्थिति में भी सरकार ने घोषणा किया कि आपको पैसा देना है, हमने पैसा दिया अभी तक, इस विपरीत परिस्थिति में भी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से हमारा व्यवसाय ठप हो गया, हम घाटे में चले गए, वित्तीय दबाव में आ गए, मेरा ये सरकार से मानना है, निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करे कि हमारे पूंजी का एक गारंटी स्कीम सरकार लावे, उसका जो चार्ज है सीजीटी एसएमई के तर्ज पे, जिससे हम खुल के व्यवसाय कर सकें। और अगर हमारी व्यवसायिक, क्योंकि आप जीएसटी के दायरे में हैं, हमारे सारे इन आउट गवर्नमेंट को पता है। तो जीएसटी में तो आपको सुविधा कुछ मिली है, जैसे कि अभी आपको जो उसका जो रिटर्न भरना है वो अभी शायद रुका हुआ है, अभी हाँ, रिटर्न आप चाहे तो ना भर सकते हैं। जी, तो वो तो रिटर्न भरने की बात हुई। बैंक में भी आपको सुविधा दिया हाँ, है कि ब्याज नहीं डाल सकते हैं, आपका ईएमआई जो है उसको आप अभी नहीं, उसमें मैं आपको क्लियर करूं, पता नहीं कि मेरे साथ ही बताऊं, कल ही मेरी बैंक से बात हो रही थी, बैंक ने बोला है कि टर्म लोन अगर आपका है तो टर्म लोन का हम ईएमआई नहीं लेंगे। अच्छा। लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल लोन है आपका, सीसी कैश क्रेडिट है, उस पर हम इंस्टॉलमेंट लेंगे। अच्छा। तो यहाँ भी थोड़ा वो आपो है। अच्छा। अब मतलब सरकार क्लियर नहीं कर पाए कि किस पर देना है, किस पर नहीं देना। हाँ, ये क्लियर नहीं, खुद कई व्यवसायी हैं ऑटोमोबाइल के जिनके अकाउंट का सीसी का पैसा लिया है, मेरे अकाउंट का लिया गया। मैंने कल बैंक को फोन किया तो नहीं सर आपका ये टर्म लोन नहीं है, टर्म लोन अगर कार का लोन होता, हाउस का लोन होता, उस पर हम नहीं लेते, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लोन है तो इस पे ले रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट हमसे ले रहे हैं वो। अच्छा। दूसरी एक सुविधा कोविड करके दिया गया है कि आप 29 फरवरी के डेट में जितना आपने लोन लिया हुआ था उसका 20% बिना कोई गारंटी के हम आपको देंगे। तो अब यहाँ पे सरप्लस है। हाँ, सरप्लस है। अच्छा। हम आपको देंगे टर्म लोन के रूप में 7.9% के इंटरेस्ट पे, और आप 4 साल में हमको वापस कीजिए, 1 साल का मोनिटोरियम है। ये सारे अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं फिर पुनः एक बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ संजीत जी, क्योंकि इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं लिया जाए। आप देखिए कि जो फाइनेंसिंग हेल्प होती, असिस्टेंस होती है, वो 2 टाइप से होती है, एक रिटेल सेक्टर की होती है, एक चैनल के लिए होती है। हम सपोज हम व्यवसायी हैं तो कंपनी से हम माल खरीदते हैं, अब क्योंकि स्टॉक तो है मेरे पास लेकिन हमारे पास ग्राहक नहीं है, तो मेरा ये कहना है कि सरकार को या वित्तीय संस्थाओं को रिटेल पे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। आज की स्थिति में आप कोई आदमी जाके बोले कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे लोन दीजिए, उसका कोई स्कीम नहीं है। स्पेशल स्कीम में बात कर, स्कीम तो है, जो जनरल स्कीम चला था वो चल रहा है, मतलब कोरोना पोस्ट कोरोना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ रोजगार सृजन के लिए निश्चित रूप से आपके कहने का जैसे मतलब ये हुआ कि सरकार सुविधा तो दे रही है लेकिन मार्केटिंग जो होना चाहिए कि कैसे कस्टमर आवे, बिल्कुल कोई काम रिटेल सेक्टर में कोई सपोर्ट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि रिटेल सेक्टर में आज के डेट में बैंक में कोई, जैसे व्यवसायियों को 20% दिया गया कम इंटरेस्ट पे, तो एक व्यक्तिगत आदमी, कोई इंडिविजुअल अगर कोई पैसा लेके कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है, वहां पे रिटेल सेक्टर में गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर एंड पर जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हमारा चक्का नहीं चलेगा। और आज के डेट में जो सबसे बड़ा इशू लिक्विडिटी का इशू है, कैश नहीं है मार्केट में। आपके कहने का ये मतलब है कि जिस तरीका से व्यवसायियों को 20% का एसेट बिल्कुल मिला, उसी तरह कस्टमर को भी बिल्कुल परचेजिंग पावर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका जब परचेज बढ़ेगा तो हमको पूंजी की कमी नहीं है। पहले से भी सरकार ने काफी मदद किया है, आज भी स्कीम्स हैं हमारे पास, लेकिन मेरा उस तरफ में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो आम ग्राहक है, आम जो कंज्यूमर है, उसके लिए गवर्नमेंट को परचेजिंग पावर नहीं है, लिक्विडिटी इशू है नंबर 1। और मैं थोड़ा और ऐड कर देना चाहता हूं क्योंकि मैं बेसिक बातें कर रहा हूं। आप आज के डेट में देखेंगे जितने भी NBFCs हैं, अब सरकार ने 6 महीने का मॉनिटोरियम दिया है। सपोज हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस में या महिंद्रा फाइनेंस ने गाड़ी खरीदा, 6 महीने तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है, तो हमारा कैश फ्लो बंद हो चुका है। और आज के डेट में कोई भी NBFC नहीं है जो कि किसी ग्राहक को लोन करने के लिए तैयार है। अच्छा। क्योंकि उनका जो कैपिटल था वो तो मार्केट में है, पैसा तो आने 3 महीने से पूरा रुका हुआ है,
तो एक अलग समस्या है कि न बैंक से रिटेल सेक्टर में सपोर्ट है, और जो बैकबोन था रिटेल सेक्टर का ये एनबीएफसी, वहां भी उन्होंने हाथ खींचा हुआ है। तो थोड़ी सी ये स्थिति अभी हम लोगों के लिए ये असहज कर रही है कि हम लोग इसमें कैसे व्यवसाय कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर पोस्ट कोरोना की बात करें तो जो खासकर हम छोटे व्यवसायी को, आप लोग तो अभी जिसने आपने बताया कि शोरूम की बात, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत छोटे व्यवसायी बिल्कुल जो एक तरह से फुटपाती दुकान, जी बिल्कुल, तो उन लोगों की स्थिति अभी आपको क्या लग रही है कि कैसी है? देखिए, व्यवसाय में एक कहावत है सर कि इंडस्ट्री के ट्रेंड से कोई बाहर नहीं है। इंडस्ट्री का ट्रेंड इन द सेंस, मैं जैसे लिक्विडिटी की बात किया, लिक्विडिटी सिर्फ हमारे व्यवसाय को ही सपोर्ट या अनसपोर्ट नहीं करता है, वो छोटे व्यवसाय को करता है। आज रेडीमेड सेक्टर की बात कीजिए, जो रेडीमेड कपड़े वाले हैं या नॉर्मल कपड़े वाले हैं, कुछ नहीं है उनके पास, क्योंकि आज कस्टमर की जेब में पैसा नहीं है। आज के समय में लोग अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं कि हम भोजन, कपड़ा, तो उनकी भी वही स्थिति है। आज लोग सहमे हुए हैं। फुटपाथ वाले की बात करें, फुटपाथ पे क्या है, कोई छोटा दुकान खोले हुए, कोई चाय बेच रहा है, कोई खोमचा लगाए हुए है, तो हम आप तो वहाँ डरते हैं जाने से, और डरना भी चाहिए। आज की डेट में जो कोरोना की स्थिति है उसमें थोड़ा सा तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा, हाँ, कॉशन तो लेना पड़ेगा, लेकिन सारी स्थितियाँ वहीं पे आके रुकी हुई है कि कैश का इशू है। लोग चाह भी रहे हैं। आप ही कुछ प्लान किए थे कि भाई 2 महीने के बाद ये हम चीज़ खरीदेंगे, लेकिन क्योंकि कैश इशू है, लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। आप देखिए ना, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के भी एम्प्लॉय थे, एवरेज कंपनीज भारत की जो सैलरी दे रही है वो 30 to 50%, वो भी बहुत नहीं दे रही है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है कि खाली दे रही है, लेकिन बिल्कुल नहीं दे रही है, बहुत दे रही है। तो मार्केट में पैसा तो आ नहीं रहा ना सर। जैसे आपके यहाँ स्कूल्स हैं, बिल्कुल उस तरीके का कोई प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। तो वो जो उनके माध्यम से जो उनके पास पैसा आता, वो मार्केट में जाता, तो वो तो गैप है। एक आम आदमी 10,000 कमाने वाला आदमी किसी हिसाब से 6 से 7,000 मार्केट को देता था, और अगर शहर में 2 लाख ऐसे आदमी थे जो इस शहर में रह रहे हैं, 10,000 कमाते थे, 7,000 महीने का खर्च करते थे, तो आप देख लीजिए 2 लाख गुने 10,000 कितना होता है। इतना करोड़ का टर्नओवर तो मार्केट में रुका हुआ है, 20 से 40 करोड़ का। तो यही पैसा मार्केट में जाता था, वही माध्यम से हर एक जगह जाता था। तो ये सबसे बड़ा गैप बना हुआ है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरीका से मदद करे और कस्टमर का परचेजिंग पावर कैसे बढ़ावे? क्या करना चाहिए? सरकार अभी तक जो घोषणाएं की है, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है, उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन में, उसको जमीन पर आने में उनकी जो सोच है काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन उस सोच को जमीन तक आने में जो वक्त लग रहा है, जब हम पानी ऊपर से गिराते हैं वाटरफॉल, तो ऊपर से गिरने के बाद जब तक पानी नीचे गिरने में का जो वक्त लगता है, उस वक्त को सरकार को मिनिमाइज करना चाहिए। उस वक्त को जितना जल्दी हो सके, उनके जो गाइडलाइंस हैं, उनकी जो सोच है, उसको ज़मीनी स्तर पे लाना पड़ेगा। वो जितना जल्दी ज़मीनी स्तर पे आएगा, उतना जल्दी हमारा ये जो फाइनेंशियल चक्का है वो घूमेगा। अच्छा, अभी खासकर पोस्ट कोरोना की बात करें तो चूँकि आप व्यवसायी संघ से जुड़े हुए हैं, तो रोजगार की दृष्टि में हम पूछ रहे हैं कि क्या लग रहा है कि जिले में काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार भी हुए हैं? बिल्कुल। आप जो भी मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉय थे, उसमें 20 से 30% तो स्टूडेंट लोगों ने कम कर लिया। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, आप अगर बेगूसराय की बात करें, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। जितना भी यहाँ पे ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके जो भी ऑफिसेज हैं, तो वही मेन है जो कि रोजगार दे रहा है। और वहाँ पे 30 से 40% स्टूडेंट लोगों ने कम किया है, क्योंकि वो कम होने का वो तो भी हैं, वो तो बेरोजगार हुए हैं, निश्चित रूप से हुए हैं। और जब तक मार्केट की स्थिति ठीक नहीं होती है, तब तक उनका समायोजन मुश्किल है। तो मैं वही कह रहा था कि सरकार को, आम प्रशासन को या वित्तीय संस्थाओं को वैसे लोगों पे जो कि आज के डेट में स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, उनके साथ एक सकारात्मक सोच रख के और उनको स्वरोजगार हेतु सपोर्ट करना चाहिए। जिस हिसाब से अभी देखिए,
बैंक रोज हमें फोन करती है, जितने भी व्यवसायी हैं जिनका खाता है उनको बोलते हैं भाई 20% ले लीजिए। ये बहुत अच्छी मूव है सरकार की। लेकिन वही चीज एक आम आदमी अगर किसी वित्तीय संस्था में जाता है कि भैया हमको 3 लाख रुपया चाहिए, हमको ऐसे ये करना है, तो उनके साथ वो नहीं है। ये फैक्ट है। ये ना कोई राजनीति की बात है ना सरकार की बात है। मैं उनको मिल जाता तो परचेजिंग पावर बिल्कुल मार्केट, क्योंकि जब तक कस्टमर एंड में पैसा नहीं आएगा तो मार्केट में नहीं जाएगा पैसा। और सिर्फ व्यवसायी के लिए नहीं, मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ व्यवसायियों के लिए जरूरत नहीं है, ये सरकार के लिए भी जरूरत है। क्योंकि आज जितनी रेवेन्यू कलेक्शन होगी, अगर सेल नहीं होगा तो जीएसटी नहीं आएगा, तो सरकार का भी जो आमदनी का जरिया है वो भी तो श्रिंक हो रहा है। और आज न कल अगर ये समस्या इतनी विकराल हो जाए तब कोई स्टेप लिया जाए। जैसे बहुत बड़ा जब गैप हो जाता है ना, तो उसमें बहुत सारा सामान भी डालिए तो पटता नहीं है, तो अभी छोटा ही गैप है। अभी अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो इस क्वार्टर में, जो सेकेंड क्वार्टर शुरू हुआ है अभी, तो इस क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर अगर कुछ अच्छी मूव होती है तो निश्चित रूप इसको पाटा जा सकता है। और हमारी वित्तीय स्थितियाँ और मार्केट की स्थिति सुधरेगी, व्यवसाय को निश्चित रूप से सुधरेगी। आइए प्री कोरोना की बात करें जी, तो व्यवसायियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या रही है जीएसटी को लेकर, उसके रिटर्न को लेकर, उनकी पेचीदगियों को समझने को लेकर। बिल्कुल तो रही है। आपको क्या लग रहा है उसको सुधार के लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए, जीएसटी सबसे पहले तो जीएसटी जब से लॉन्च हुआ, आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक जीएसटी में ही पता नहीं कितने 100 सुधार हो चुके हैं, कितने 100 से ऊपर। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अभी तक जीएसटी अंडर डेवलपमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे जीएसटी आगे बढ़ रहा है, व्यवसायियों की समस्या, सरकार की समस्या या जो प्रैक्टिकल इशूज आ रहे हैं उनको सर्वे करके, उन पे बात करके, सरकार उस पर गौर करके उसको अपडेट कर रही है। तो आप अब समझ सकते हैं कि जब जिन्होंने क्रिएट किया है उनको, जीएसटी को जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, वो अभी तक इस पे 100% कॉन्फिडेंस नहीं हुए हैं, डेली अपडेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो व्यवसायियों में तो कन्फ्यूजन होगा ही। एक ये बेसिक रीजन है। दूसरी बात है, क्योंकि जो ट्रांजिट फेज हुआ वैट टू जीएसटी में के ट्रांजिट में जिसमें रोल आउट किया गया था जिस डेट को, तो वहाँ पे थोड़ी सी जो जागरूकता या जानकारियाँ मिलनी चाहिए थे लोगों की। बड़े व्यवसायिक तो मिल गई, जिनका अदर स्टेट से बिलिंग था या दूसरे राज्य से व्यापार था, तो कंपनी ने ही सारा उनको जानकारी दे दिया। लेकिन जो छोटे व्यवसायी थे, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर करते थे, स्टेट के अंदर कर रहे थे, तो अभी तक भी उनको सही जानकारी नहीं है। और एक उनको डर लगता है कि वे जीएसटी ऑफिस में जाके क्या करेंगे, पता नहीं क्या चीज़ हमसे पूछ लेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। ऑनलाइन है पूरी तरह। जीएसटी प्रणाली विश्व स्तरीय प्रणाली है, उसमें कहीं से कोई खामी नहीं है। लेकिन फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि सरकार के सोच को आम पब्लिक तक पहुंचाने में इम्प्लीमेंटेशन की जो समस्याएं हैं, उसके कारण ये कंफ्यूजन है। लेकिन सरकार तो अभी एक ओटीएस की सुविधा तो दी है, वो तो कहीं ना कहीं आप लोग। हाँ, तो ओटीएस वैट में दी है। हाँ, वैट में हाँ, बिल्कुल। तो वो तो पिछले वाला जो बिल्कुल तो उसको तो ये इसके लिए तो हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे, खासकर बेगूसराय में रिपुंजा झा जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल प्रयास रहा। और उनका अकेले ही नहीं, उन्होंने कम से कम व्यावसायिक महासंघ से भी 3-4 बार उन्होंने बैठक किया कि ये सब व्यवसायी हैं, इनको आप अपने तरफ से भी कन्विंस कीजिए कि अगर इनका सपोज 1 लाख बकाया है वैट, तो 10% में हम समायोजन कर रहे हैं, आप 10,000 में हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी काफ़ी मदद किया, कई व्यवसायियों को हम लोग अपने तरफ से भी समझा कि भाई तुम्हारा सारा मामला खत्म। ये तो बहुत अच्छी स्कीम थी ओटीएस। और कम से कम ये हुआ कि पुराना जीएसटी के पहले का जो भी मामला था वो करीब करीब खत्म हो गया। 830 वेबसाइट थे। बिल्कुल। मुश्किल से हमको लगता है 25 से 30 पिछले महीने आए हुए थे। एक रामाधार सिंह करके हैं, इनके जो दरभंगा के इंचार्ज हैं, जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं, तो हम लोग को बैठक में बुलाए थे। तो मुश्किल से 10 या 12 व्यवसायी थे जिनका 5 लाख से ऊपर का टैक्स बकाया था। बाकी 1000, 2000, 4000 वाले 100-200 होंगे, तो जिनका व्यवसाय कब का बंद हो चुका है जानकारी नहीं, ट्रेसलेस व्यवसायी थे। ये तो काफ़ी अच्छा रहा सरकार का। जी, सबसे महत्वपूर्ण अब सवाल ये है कि व्यवसायियों को जो है, जिले के व्यवसायी को, उनको सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल, अपराधी की बात कर रहे हैं, अपराधियों से सुरक्षा चाहिए। और जब से महासंघ बना है, जी, मुझे लगता है उसके बावजूद भी
जी जी कई बहुत बड़ी घटनाएं शहर में हुई बिल्कुल हैं, या बिल्कुल जिले में भी हुई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो फिर व्यवसायी महासंघ, आपका महासंघ क्या कर रहा है और उसमें क्या ज़रूरत है ऐसे महासंघ की जो जब सुरक्षा ही नहीं कर रहे? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि संजीव जी महासंघ की परिकल्पना जो हुई, मैं जैसा कि कहा था शुरुआत में कि हमारे संघ में 27 संगठन है। तो जब आज से 2 साल पहले मुझे लग रहा है ये महासंघ की परिकल्पना की गई थी, जिस समय कई पेट्रोल पंप पे लूट की घटना हुई थी, 2018 की बात है। तो उस समय पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था कि हम लोग अलग अलग जो इतने 27 संगठन हैं, क्योंकि उनके अध्यक्ष और सचिव मिलकर एक महासंघ बना लें, और इससे क्या होगा कि सूचना का आदान प्रदान भी अच्छा होगा और हम प्रशासन पे भी एक प्रेशर ग्रुप रहेंगे कि भाई हमारे पास ये है, हमारी चीज़ों को सुना जाए। तो इस परिकल्पना के आधार पर ही महासंघ का गठन किया गया। और क्योंकि मैं एक बात फिर बताऊं कि हम व्यवसायी हैं संजीव जी, व्यवसायी का मुख्य काम व्यवसाय है, और हम लोग जो भी घटनाएं होती हैं या हो रही हैं, होंगी तो बात नहीं कर सकते, भविष्य को नहीं जानता है, लेकिन पिछले 2 सालों में हमारे महासंघ का ये प्रयास रहा, क्योंकि हमको तो सूचना घटना के बाद मिलती है, घटना के पहले तो या तो पुलिस को मतलब घटना को रोकने का काम तो पुलिस का है, जिला प्रशासन का काम है। हम लोग तो पोस्ट घटना हम लोग को जानकारी मिलती है, फिर प्रशासन से हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको अविलंब जो भी उसके बाद हो सके सूचना दे सकते हैं कि या ऐसी कोई समस्याएं हमको पता चलती है कि कहीं रैंसम के लिए कहा गया है या किसी को धमकी दिया जा रहा है, तो ऐसी सूचना हम लोग प्रशासन से करते हैं, जी शेयर करते हैं। 2 बातें हैं इसमें, देखिए, क्योंकि जब भी बैठक हुआ हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ, या आपको जो सोना का लूटकांड हुआ था आपको याद होगा, डीजीपी 2 बार आए हमारे साथ बैठने के लिए, उनसे मीटिंग हुई हमारी महासंघ के कार्यालय में। लेकिन मुख्य मुद्दा यहीं पे आता है कि बार सर प्रशासन का यही कहना है कि सीमित संसाधनों में जो हम लोग कर रहे हैं वो हम बेहतर कर रहे हैं। और कहीं न कहीं एक व्यक्तिगत रूप में अगर मैं सोचूं तो कहीं न कहीं उनका कहना थोड़ा सत्य भी लगता है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब तक अपराध और अपराधियों का व्यक्तिगत रूप से, संगठन के रूप से विरोध नहीं होगा, मानसिक रूप से विरोध नहीं होगा, जब तक अपराधियों का महिमा मंडन खत्म नहीं होगा, तब तक, क्योंकि अपराध खत्म करना एक सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, इसमें पूरे समाज का काम है। और जब तक एक तारतम्य, एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा प्रशासन और आम लोगों के बीच में, व्यवसायियों के बीच में, तब तक इस पे पूर्णतया लगाम नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन पिछले करीब मुझे लग रहा है कि जो सोना लूटकांड हुआ था शहर में, उसके बाद जो प्रशासन के लोगों ने थोड़ी सी अपनी स्थिति को टाइट किया अपराधियों के बीच में, तो उस समय से स्थिति कमोबेश ठीक है, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है, ऊपर वाले का हम धन्यवाद और जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है संजीत जी कि जब मार्केट में या आम समाज में पैसे की किल्लत आती है ना, तो कई कुरीतियाँ जन्म लेती है। और हम लोग एक आध बार प्रशासन से मिलके उन्होंने कहा भी है कि होता क्या है कि जब किसी को रोजगार नहीं है, किसी को नहीं, मतलब जो बेरोजगार हुए हैं, आवश्यकताएं तो सबकी है, तो मुझे क्या लगता है कि सारी इन कुरीतियों का जो बेसिक, जो जननी है, वो यही है, बेरोजगारी है। क्योंकि अगर उनके पास रोजगार, देखिए 100 से मुझे लगता है 5% अपराधी होंगे, 95% शुरू करते हैं जरूरत के लिए, बाद में उनका प्रोफेशन बन जाता है, मेरा जो समझ है। तो हम लोग ने एक दो बार प्रशासन के साथ कहा है कि थोड़ी जो शहर के बीच में पुलिस की जो वो पेट्रोलिंग व्यवस्था है, पेट्रोलिंग व्यवस्था का थोड़ा सा आप लोग इसको सुदृढ़ कीजिए, प्लस कुछ बीट बनाया जाए, जैसे बड़े शहरों में बीट होता है। अभी क्या है कि पुलिस गाड़ी पेट्रोलिंग करके चली गई, आगे पुलिस चली गई, पीछे कोई घटना हो जाए किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक सेक्टर, सपोज ये मार्केट है, 4-5 सेक्टर में बांट दिया जाए, 3-4 ही पुलिस वाले एक मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ पे छोटा सा पोस्ट, हाँ, जो बीट बना दिया जाता है, तो कम से कम क्या होता है ना कि अगर मेन रोड में या कहीं कोई घटना होती है तो उस बीट तक तुरंत सूचना गई और उस पर लगाम लगाया जा सकता है। ये तो घटना के बाद, और घटना करने वाला भी अगर उसको पता है कि यहाँ बीट है, वहाँ बीट है, वहाँ बीट है, तो वो साहस नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहले देखिए डर है, जब तक डर बना है तब तो
वो नहीं इन करेगा, जैसे घटना करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो कम से कम इस चीज़ को मिनिमाइज किया जा सकता है। घटना होने के बाद आप कुछ भी कर लें, पहला तो ये है कि रोकने की व्यवस्था, तो कुछ पेट्रोलिंग हो, कुछ बीट की व्यवस्था हो सेक्टर में बांट के, जो कि लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ। कुछ घटना होती है, लोगों की गतिविधियाँ बढ़ जाती है, फिर वही स्थिति हो जाती है। तो इस पे हम जिला प्रशासन का जरूर उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि एक विचार करके और शहर में कम से कम कुछ बीट बना दिया जाए, उस बीट पे जो भी संसाधन है पोस्ट बना दिया जाए जी, पुलिस पोस्ट। और ये तो हो गई जिला प्रशासन की बात है, लेकिन एक बात है कि आप लोगों ने भी कितनी बार बैठक करके ये कहा था कि हम यहाँ पे CCTV कैमरा लगाएंगे, जी। अपने से कुछ पेट्रोलिंग भी करेंगे। जी। तो इस तरीके की बात है, तो वो भी तो कहीं हमको नजर नहीं आ रहा। सेक्टर वाइज कहा गया था कि CCTV कैमरा। हाँ बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग ने तय किया था कि अपने प्रतिष्ठान के आगे में कैमरा जरूर लगा हो। तो मुझे लग रहा है कि कुछ सेक्टर में, मेन रोड में, NH पे कुछ सेक्टर में तो हम लोग क्योंकि लगाए हैं कैमरा लगा हुआ, कई बार इसका फ़ायदा भी मिला है हम लोगों को। और बाकी कचहरी रोड में कुछ जगह लगा हुआ है, आपको काली स्थान खुद मतलब दुकानदार या जो व्यवसायी हैं अपने आगे में छत पे या गेट पे कैमरा वो लगाए हुए हैं। भविष्य में हम लोग का ये विचार जरूर है कि हम लोग एक महासंघ के माध्यम से जहाँ पे नहीं लगा हुआ है, जहाँ पे वैसे व्यवसायी हैं जो सक्षम नहीं है लगाने में, नहीं लगा सकते हैं, तो भविष्य में हम लोग वहाँ पे विचार कर रहे हैं कि वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल किया जाए और कंट्रोल रूम के माध्यम से उसकी जो डेटा वगैरह है वो हम लोग के पास रहे, प्रशासन के पास रहे, क्योंकि वो सब डर का, तीसरी आंख है वो डर बनाती है सिर्फ। तो हम लोग का ये है और आने वाले समय में हम लोग इस पर निश्चित रूप से करेंगे। चलिए अजीत जी, आपने व्यवसायियों के बारे में बहुत बात बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद KV स्टूडियो, धन्यवाद संजीत जी।